हेलो, गुड मॉर्निंग एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स। आज आपको राज्य के तत्व एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के बारे में बताया जाएगा। राज्य के 3 तत्व अर्थात क्षेत्र, मानव तथा राजनीतिक संगठन माने जाते हैं। इनको विस्तार के रूप में अध्ययन करने हेतु 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसके आधार पर राज्य की संरचना का पूर्ण विवेचन संभव है, अन्यथा नहीं। ये तत्व निम्न है। 1 नंबर, ये तत्व निम्न है। इनको लुईस एम अलेक्जेंडर महोदय ने 5 भागों में बांटा है। पहला है सीमाओं का निर्धारण, सीमाओं द्वारा निर्धारित क्षेत्र, सीमाओं द्वारा निर्धारित क्षेत्र। दूसरा है प्रशासनिक स्वरूप और तीसरा है जनसंख्या। चौथा है आर्थिक स्वरूप और पांचवा है परिवहन संचार व्यवस्था। ये जो वर्णन है 5 का वो लुईस एम अलेक्जेंडर महोदय ने किया है। राज्य के स्वरूप को समझाने के लिए अलेक्जेंडर महोदय ने भरपूर कोशिश की है। उनके द्वारा अनेक तत्वों का पूर्ण विवेचन किया गया है और आगे भी इन्हीं तत्वों का विवेचन जब आगे पढ़ाएंगे जब किया जाएगा। यह मात्र उनका परिचय ही दिया जा रहा है। जो 1 नंबर लिखे, सीमाओं द्वारा निर्धारित क्षेत्र। सभी राज्यों का क्षेत्र होता है। क्षेत्र मात्र विस्तार तक ही सीमित नहीं, अपितु उसके अनेक प्राकृतिक विशेषता होती है। जिस प्रकार राज्य की शक्ति एवं जिस पर राज्य की शक्ति और विस्तार निर्भर होता है, क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं के अंतर्गत निम्न तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं। 1 नंबर स्थिति, 2 नंबर विस्तार, 3 नंबर आकार, चौथा नंबर जलवायु, 5वां है धरातल और 6ठा है मिट्टी, 7वां है प्राकृतिक वनस्पति, 8वां है जल राशियाँ, 9वां है खनिज संसाधन। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का निर्धारण सीमाओं के द्वारा होता है। अतः सीमाओं की प्रकृति, विकास एवं प्रकार भी राज्य के क्षेत्र अध्ययन में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है प्रशासनिक स्वरूप। राज्य के प्रशासन का स्वरूप क्या स्वरूप होना चाहिए? ये तथ्य प्रधानतः राजनीतिक विज्ञान का विषय है। राजनीतिक भूगोल में मुख्यतया क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण का विस्तार, आंतरिक संगठन का प्रकार एवं उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र के राजनीतिक नियंत्रण के अध्ययन द्वारा स्वतंत्र एवं गंभीर देशों का ज्ञान होता है। अनेक देश स्वतंत्र होते हुए भी अन्य पर निर्भर रहते हैं, जैसे उत्तरी वियतनाम की चीन पर निर्भरता आदि। वर्तमान विश्व में राज्य के अन्य राज्यों के नियंत्रण के सामान्य रूप उपनिवेश, संरक्षक का शासन, निरपेक्षधारी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हैं। उपनिवेश की राजनीतिक शक्ति अधिकांशतः विदेशी होती है। ये सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि स्थानीय निवासी प्रशासन की क्षमता, विशेषकर विदेशी संबंधों की क्षमता नहीं रखते। शासन देश के लोग उन क्षेत्रों में विशेष सुविधा रखते हैं तथा इन क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी शक्ति को लाभान्वित करना होता है। इस तरह के उपनिवेश एक समय में
अत्यधिक थे, किंतु आज वे समाप्त हो चुके हैं। कुछ उपनिवेश क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्थानीय शासन होता है, किंतु रक्षा, विदेश नीति आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विदेशी शक्ति का नियंत्रण होता है। इसके लिए ये प्रशासक नियुक्त होता है। जंजीबार, बेंचुआ, नागालैंड आदि इसके उदाहरण है जहां आज भी उपनिवेशवाद है। इस प्रकार के क्षेत्रों को संरक्षक का शासन का नाम दिया जाता है। निक्षेपधारी क्षेत्र, ट्रस्टीशिप टेरिटरीज, राष्ट्रीय संघ द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अवशेष हैं। 1920 से प्रथम विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्रों के उपनिवेशों पर विशेषज्ञता राज्यों को शासन का अधिकार दिया गया था। 1945 में यूएनओ की स्थापना के पश्चात इन पर शासन एक काउंसिल को सौंप दिया गया था जो ट्रस्टीशिप काउंसिल कहलाती थी। इसी कारण इन क्षेत्रों को ट्रस्टीशिप क्षेत्र का नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से तात्पर्य है अत्यधिक विवादास्पद क्षेत्र जिस पर नियंत्रण के प्रश्न पर निर्णय नहीं हो पाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों का निर्धारण प्रथम द्वितीय विश्व युद्धों के समय अत्यधिक किया गया। राज्यों के प्रशासनिक स्वरूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान केंद्रीय क्षेत्र, न्यूक्लियर एरिया या उद्भव क्षेत्र, कोर एरिया तथा राजधानी कैपिटल का होता है। अनेक राज्य एक केंद्रीय क्षेत्र से उद्भूत होकर विस्तारित होते हैं, जैसे इटली का उद्भव रोम के क्षेत्र से, चीन का वीहो क्षेत्र से। दूसरी ओर अनेक राज्यों में अनेक उद्भव क्षेत्र होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार प्रशासन में राजधानी का स्थान सर्वोपरि होता है। इन दोनों तथ्यों का विवेचन एक प्रथम अध्ययन में आगे किया जाएगा। तीसरा है जनसंख्या। राज्य के राजनीतिक भौगोलिक स्वरूप के निर्धारण में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या का आकार, वितरण एवं प्रकार राज्य को विविध प्रकार से प्रभावित करते हैं। जनसंख्या और साधनों में यदि संतुलन है तो राज्य प्रगति करता है। यदि इसमें पर्याप्त संतुलन नहीं है तो अनेक समस्याओं का जन्म होता है तथा अंत में अराजकता की स्थिति भी आ सकती है। अनेक सघन जनसंख्या वाले राज्य जनाधिक्य की समस्या के कारण प्रगति नहीं कर पाते। जनसंख्या एक राष्ट्र की शक्ति की प्रतीक तथा उत्पादन क्षमता की द्योतक है। इसी प्रकार जनसंख्या के प्रजातीय स्वरूप पर राज्य की एकता निर्भर करती है। राज्य का उद्देश्य भी जनसंख्या की सुरक्षा एवं अधिकाधिक विकास होता है। चौथा है आर्थिक स्वरूप। एक राज्य की आर्थिक क्षमता सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति का निर्धारक होता है। राज्य के आय का प्रमुख स्रोत आर्थिक साधन होते हैं। इनके अंतर्गत कृषि का स्वरूप, प्रकार, अतिरिक्त उत्पादन, व्यापार, औद्योगिक उत्पादन, खनिजों का उपयोग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीकरण हो जाता है। इस क्षेत्र को आर्थिक केंद्र स्थल की संज्ञा दी जाती है। इस क्षेत्र में परिवहन के साधनों का केंद्रीकरण हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक केंद्र स्थल उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। इसी प्रकार पश्चिमी जर्मनी का राइन, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र आदि इस क्षेत्र की राज्य के लिए अत्यधिक सामरिक एवं राजनीतिक महत्ता होती है। पांचवा है
परिवहन एवं संचार व्यवस्था। राज्य के अंतिम तत्व में परिवहन संचार के साधन सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में मानव तथा विचारों की प्रवेशियता संभव होती है। परिवहन के साधनों से राज्य प्रशासन में प्रभावशीलता आती है तथा राज्य की सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। धन्यवाद।